पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो कितनी तरह की तबाही लाते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो में जो मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं, यानी इंसान द्वारा जो तबाही लाने के चीजें करी जाती हैं, वो घटनाएं जो चाहे डायरेक्ट तौर पे हो, इनडायरेक्ट तौर पे हो, जानबूझ के हो, अनजाने में हो, इंसान के द्वारा की गई हो, बिना जागरूकता के कारण या लापरवाही के कारण, या हम कह सकते हैं ह्यूमन मशीनरी के फेलियर के कारण, जिससे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उन्हें कहते हैं मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। अब इसमें कौन कौन से डिजास्टर्स शामिल हैं? सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्रियल जो भी टाउनशिप्स होती हैं, मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो भले ही कितने ज्यादा आप प्रिकॉशंस ले लें, तब भी जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स की वजह से आइदर लोगों की या तो डेथ हो जाती है, या जो लाइफ स्टॉक जो जानवर होते हैं, भेड़ बकरी होती हैं, उनकी, या फिर प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है तो उसका आधार हम ह्यूमन एरर मानते हैं। जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको इसका मैनेजमेंट लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अलग अलग मशीन्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती हैं, और साथ ही साथ कलेक्शन करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। ये काम कौन करता है? ह्यूमंस। तो हर स्टेज पे एक्सीडेंट जो है उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंडस्ट्रीज में होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। यूनियन कार्बाइड जो कि लोकेटेड है भोपाल में और जो कैपिटल माना जाता है मध्य प्रदेश का, इसमें मेनली यूनियन कार्बाइड जो है यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कीटनाशक जो होते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन के एक पॉइजनस गैस मिक जो है इसका इस्तेमाल, ये गैस जो है बहुत बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करी जाती थी। 3 दिसंबर 1984 की सुबह सुबह ये जो पॉइजनस मिक गैस थी, इसने टैंक से लीक करना शुरू कर और लगभग 40 मिनट तक लीक करती रही। अब क्योंकि ये घटना बिल्कुल सुबह सुबह हुई थी, तो गैस बहुत तेजी से फैल गई और काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो भोपाल का था वहां तक फैल। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, लगभग 2500 लोगों की डेथ हो गई। हजारों की संख्या में जो रेजिडेंट्स है भोपाल में, वो इस पॉइजनस गैस से प्रभावित हुए। लोगों इस गैस के कारण लोग ही नहीं बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स भी हजारों की संख्या में मारे गए। जो पीने का पानी था, रिजर्वायर्स थे, लैंड थे, अनबॉर्न बेबीज थे, न्यूबॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन, सब के सब इसके एक गलत प्रभाव से बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर आए। 10,000 के करीब लोग जो हैं वो हैंडीकैप हो गए परमानेंट तौर पर, और 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं वो पार्शियल तौर पर हैंडीकैप हो। सोचिए एक गैस की लीकेज से कितनी ज्यादा भयंकर तबाही हुई। अब रेस्क्यू ऑपरेशंस जो गैस लीकेज के दौरान होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? मॉडर्न वार्निंग सिस्टम जो हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन गैस लीकेज के बारे में मिल सके। हाई लेवल मेजर्स जो सेफ्टी के होते हैं वो अपनाने चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर, और उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर गैस लीक करती है ट्रांसफर के दौरान, तो गैस टैंकर को जो है फौरन दूर ले जाना चाहिए ह्यूमन सेटलमेंट से। विंड का डायरेक्शन देखो और अपोजिट डायरेक्शन में भागो। कभी भी ब्रेथलेसनेस जो होती है, जो सांस उखड़ रही होती है, उसको ट्रीट मत करो, या बर्निंग आइज को। सीधे मेडिकल गाइडेंस जो है वो लो। अगर जो बेहोश हो रहे हैं, कमजोर लोग हैं, उनको उस इफेक्टेड एरिया से एकदम से शिफ्ट करना जरूरी होता है। फायर ब्रिगेड और पुलिस को इन्फॉर्म करो। व्हीकल्स को इस तरह से पार्क करो कि वो जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस की जो व्हीकल्स हैं उनका रास्ता ना रोके। क्या नहीं करना चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान लोगों को जो है, जो काम से संबंधित नहीं है, वो वहां इकट्ठा ना हो, इफेक्टेड एरिया में एंटर ना करें जब तक कि वो जो गैस लीकेज के अंडर एरिया है वो पूरी तरह से अथॉरिटीज के द्वारा सेफ नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन ज्वाइन ना करें जब तक आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग या नेसेसरी इक्विपमेंट्स नहीं है। फिर आता है वायरल डिजीज। बहुत सारी संख्या में जो लोग हैं बहुत बड़े इलाकों में, वो अगर किसी भी डिजीज का शिकार हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। लोग अपनी जिंदगी से
हाथ धो बैठते हैं इन डिजीज के कारण। बहुत तेजी से इनकी संख्या जो है पेशेंट्स की बढ़ने लगती है वायरल डिजीजेस के बजाय जनरल डिजीज के। आज की डेट में हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो डिजीज के शिकार हुए हैं। डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, अभी आपने देख ही लिया। एंड एपिडेमिक ना होके वो तो पेंडेमिक था, कोरोना। ये डिजीजेस बहुत डेंजरस होती हैं। पहले जमाने में लाखों की संख्या में लोग जो है प्लेग का शिकार हो गए। ऐसी जो डेडली डिजीजेस हैं अब इनको कंट्रोल किया जा सकता है साइंटिफिक इन्वेंशंस के कारण। एंटीवायरल वैक्सीन जो बनने लग गई हैं। इसके अलावा जो नई वायरल डिजीजेस हैं या जो डिजीज जिनको क्योर नहीं किया जा सकता था ट्रेडिशनल मेडिसिन से, अब उनका जो है हमेशा खतरा बना रहता है कि वो जो है कभी भी ह्यूमन पे बहुत ज्यादा तबाही ला सकती हैं। अगर आप देखो तो कोरोना में हम लोगों ने हर चीज देख ली कि कैसे पूरी दुनिया में जो है उसने तबाही मचा दी। इस जो प्लेग एपिडेमिक हुआ सूरत का सितंबर 1994 में, या जो अभी हाल ही में स्वाइन फ्लू और डेंगू का एपिडेमिक्स हुआ, उसमें बहुत सारी एजेंसीज ने जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए ताकि डेथ को रोका जा सके। अब सेफ्टी रेमेडीज वायरल डिजीज के अगेंस्ट क्या होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सेफ रखने का वायरल डिजीज से वो है कि इन्फेक्शन को लेकर आप थोड़े से चौकन्ने रहें। लोग जो हैं उनके पास रीजंस होने चाहिए, रिजल्ट्स और सेफ्टी क्या होती है डिजीजेस की, उसका एक तरीके से चाहे प्रोपोगेंडा किया जाए, ट्रांसमिशन जो है उन सब के थ्रू जो है उनको जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास कि जो डिजीजेस हैं उनके क्या कारण से होती है, उसके क्या नतीजे होते हैं और हमें अपने आप को कैसे बचाना है। एंटी डिजीज वैक्सीन लेनी चाहिए। स्पेशल सेपरेट वार्ड जो है इनसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए होने चाहिए। स्टेप्स जो हैं जैसी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए उनके अनुसार उठाएं जो कि WHO के द्वारा जारी की जाती हैं। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वायरल डिजीजेस को रोकने में थोड़ी सी मतलब एक तरह से आपको गाइडेंस देता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है टेररिस्ट अटैक। हम सब जानते हैं कि लास्ट दशक में, लास्ट सेंचुरी के टेररिस्ट एक्टिविटी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई थी। टेररिज्म जो है वो एक्चुअल में किसी भी रेस, कम्युनिटी या रीजन को चेज नहीं करता या उसको केयर नहीं करता, वो इंसानियत का दुश्मन है। और ये जो एक अनैतिक तौर पे डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स करे जाते हैं किसी भी इंसान के द्वारा या ग्रुप के द्वारा, वो कहलाते हैं टेररिज्म। इन ह्यूमन एक्ट्स जैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, ऐसा डर का माहौल क्रिएट कर देना जिससे लोग जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें या उनकी डिमांड्स को सामने रखने के लिए, अपनी डिमांड को मनवाने के लिए वो डर का माहौल क्रिएट कर दें, जीनोसाइड, लोगों को मारने लग जाएं, उठा लें, या ये सब जो है टेररिस्ट के हथियार। आज की डेट में टेररिज्म कई कंट्रीज में फैल गया है दुनिया के, और रिसेंट टाइम में अगर देखें तो कोई भी कंट्री अभी टेररिज्म से सेफ नहीं है। कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वर्ल्ड के हैं वो हैं जैसे 11 सितंबर 2001 को सुसाइडल अटैक्स किए गए थे यूएस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 19 टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया था 4 पैसेंजर जेट प्लेन, जिसमें 2 प्लेन्स जो हैं वो ट्विन टावर्स में उन्होंने घुसेड़ दिए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। इससे क्या हुआ, सारे पैसेंजर जो ऑन बोर्ड थे या जो लोग टावर्स में काम कर रहे थे वो बहुत ही कम मिनटों में मारे गए। कई लोग घायल हो गए क्योंकि उनके घर गिर गए। इसमें जो बाकी 2 प्लेन्स थे उसमें एक उन्होंने डैश कर दिया पेंटागन में और एक को डैश किया फार्म में पेनिसिल्वेनिया के अंदर। कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा इन 2 प्लेन्स का। इस अटैक में लगभग 3000 लोग जो हैं वो विक्टिम हुए और 6000 जो हैं वो घायल हो गए। इसी तरह से 13 दिसंबर 2001 को 5 टेररिस्ट जो थे उन्होंने एक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को से जुड़े हुए थे, उन्होंने अटैक किया इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग पे और अपने अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश करी कॉम्प्लेक्स को, फायरिंग करते हुए बिना किसी जैसे कोई उनको रोक टोक नहीं थी, वो फायरिंग करे जा रहे थे। पर इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो थे उन्होंने अपनी जान को एक तरह से खतरे में डालकर तब भी जो नेशन के एनिमीज थे उनके प्लान को सफल नहीं होने दिया कि वो जो है पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में ले सके, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एक होली टेंपल माना गया है डेमोक्रेसी का। 8 सिक्योरिटी गार्ड्स जो है इसमें शहीद हो गए थे और 16 घायल हो गए। 26 नवंबर 2008 को सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए और फायरिंग हुई थी बहुत
वेल नोन होटल्स में और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस में मुंबई के अंदर रेगुलर इंटरवल 137 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। कुछ जो वेल नोन होटल्स थे उसमें टेररिस्ट ने कई लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने लगभग 200 एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, 50 मिलिट्री कमांडोज और 5 बटालियंस भेजी ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। 2 दिन के स्ट्रगल के बाद सारे टेररिस्ट जो हैं, जो भी मॉडर्न आर्मामेंट से इक्विप थे, मारे गए। इसी तरह से दिसंबर 2014 में लगभग 141 पीपल, जिसमें 132 इनोसेंट स्टूडेंट्स भी थे, वो मारे गए एक टेररिस्ट अटैक में जो कि किया गया था आर्मी स्कूल पे, और ये लोकेटेड था कैंटोनमेंट एरिया में, पेशावर, पाकिस्तान के अंदर। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करो अगर आपको किसी भी पर्सन का बिहेवियर थोड़ा डाउटफुल लगता है। किसी भी पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज जो खाली पड़ी हुई है, कोई उसको उठा नहीं रहा, आप उसको टच ना करें। खास तौर से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, गार्डन्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पर कोऑपरेट करें सिक्योरिटी चेक के लिए, सेफ्टी पर्पज से। अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है तो रजिस्टर कराएं उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। ये बहुत जरूरी होता है लीगल प्रोविजंस के अंडर। पब्लिक प्लेसेस, वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगे हुए होने चाहिए। अगर आप बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या आपको लगता है वो जो है कोई आदमी अपना लगेज पीछे छोड़कर और चला गया, तो फौरन इन्फॉर्म करिए जो भी अथॉरिटीज हैं उनको। अगर आपका नेबर सिंगल है, वो लोगों से लोकल वाले मिलता नहीं है, हमेशा अपने कंप्यूटर पे काम करता रहता है देर रात तक, तब पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें उसके बिहेवियर के बारे में। इन्फॉर्म करो पुलिस को जो भी अनक्लेम्ड व्हीकल्स हैं, इवन उनके बारे में। अब क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी गुड्स या पार्सल्स एक्सेप्ट मत करिए किसी अननोन पर्सन से, या हाउस को रेंट मत करिए किसी अननोन पर्सन को बिना उसकी पूरी जानकारी लिए। अपना घर जो है, मोबाइल फोन या व्हीकल अननोन इंसान को मत बेचिए। फिर आते हैं राइट्स पे। ये जो प्रॉब्लम है ये भी कई कंट्रीज के द्वारा फेस करी जा रही है दुनिया में। राइट्स यानी दंगे। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें किसी भी दंगे की, तो उसमें देखा जाता है ज्यादातर लोग जो कि ज्यादातर उसमें उनको पता नहीं होता कि इसका मेन रूट कॉज क्या है, पर्पस क्या है। उनकी प्रेजेंस बस खाली इसलिए होती है कि वो भीड़ बढ़ाते हैं या दूसरे को देखा देखी वो भी आ जाते हैं। ऐसा क्राउड जो बिना किसी कॉमन पर्पस के, इंटरेस्ट के गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो इंटेंशनली पीस को डिस्टर्ब करना चाहता है, शांति खराब करना चाहता है। तो ऐसी राइट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को जो है, जो खास तौर से लॉ के द्वारा स्थापित किया गया है, उसको अनस्टेबल बना देती है, यानी कि उसको सही तरीके से चलने नहीं देती। कई बार ऐसे जब राइट्स जो हैं वो एक राजनीतिक रंग ले लेते हैं या बगावत में बदल जाते हैं या फिर कम्युनल राइट में बदल जाते हैं, तो जो सोशल वेलबींग है या हार्मनी है, शांति है, वो सब खतरे में आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, दंगे होंगे तो वो आजकल की न्यूज में आप इतना देखते हैं कि किस तरह से कोई भी छोटी सी बात होती है फौरन उसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एक पीस एंड हार्मनी है वो खतरे में आ जाती है। जो इनोसेंट सिटीजन्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है इन दंगों के कारण। लेबरर्स जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे टाइम पे। यहाँ तक कि जो जानो माल है वो दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये एक तरीके का चैलेंज क्रिएट करती है कि आप कैसे जो है यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की मेंटेन करते हैं, मतलब एकता और अखंडता को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो जरूरी हैं ताकि इन राइट्स को कंट्रोल किया जा सके स्ट्रॉन्ग एक्शन के थ्रू। क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसे जो र्यूमर्स हैं, वायलेंस हैं जो फैल रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा बातचीत मत करिए। एक शांति की कमिटी बनाएं अपने रेजिडेंशियल एरिया में और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। अपनी जो आपकी एक नागरिक के तौर पे ड्यूटीज हैं उनको पूरा करें, खास तौर से उनकी मदद करके जो दंगों से प्रभावित। अब क्या नहीं करना चाहिए? आप जरिया ना बनिए जो अफवाहें उनको और ज्यादा फैलाने में। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या कर्फ्यू हैं, अथॉरिटी जो उनके द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उन्हें वायलेट ना करें, यानी उनका खंडन हनन ना करें। बेसलेस टॉक्स, आधारहीन बातचीत जो होती है उसको ना तो फैलाएं
ना उसमें विश्वास करें जो खासतौर से सोशल मीडिया पे दिखती है। कई बार टेररिस्ट बस, ट्रेन या प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए, ताकि उनके जो साथी हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाए या उनकी और डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं पैसेंजर्स को होस्टेज बना के। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो फैमिली मेंबर्स हैं इंसानों के जो कि होस्टेज ले लिए गए हैं, वो भी शांति बनाए रखें और एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी वर्किंग में सपोर्ट करें। ऐसे इंस्टेंसेस में प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि सिटीजन्स को आइदर कमांडर ऑपरेशंस के थ्रू या फिर बातचीत के थ्रू टेररिस्ट से सॉल्व किया जा सके। फिर आता है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। हमने देखा है कि जो व्हीकल्स हैं वो कई बार बहुत धीमी स्पीड पर चलती हैं और बहुत एक दूसरे के क्लोज चलती हैं, जो बड़े बड़े शहरों की रोड्स हैं उन पर। ये क्या होता है? ट्रैफिक जैम, रेंगना कारों का। जब ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो रोड पर खड़े हो जाते हैं तब ट्रैफिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है बिजी रोड्स पर बड़े बड़े शहरों में। जो गाड़ियों का ट्रैफिक है ये ऑलमोस्ट थम जाता है जब खास तौर से पीक आवर्स होते हैं जाने के। ऐसे टाइम में जो है व्हीकल ड्राइवर्स हो गए, ट्रेवलर्स हो गए या पेडेस्ट्रियंस हो गए, उनको मानसिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। समय लगता है सिचुएशन को कंट्रोल करने में, नॉर्मलाइज करने के लिए जो भी ट्रैफिक जैम है उसको। जो गाड़ियों का धुआं निकल रहा होता है और जो चीजें जनरेट हो रही होती हैं खासतौर से एयर और नॉइस पोल्यूशन के कारण, वो सब भी जो है बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट होती हैं। इससे पब्लिक हाइजीन उस रीजन की जो है या जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, वो दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक जैम की जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े बड़े शहरों में वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत लंबी कतार लगती है व्हीकल्स की। अब ये जो व्हीकल्स हैं जो कि रिलीफ वर्क करती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो भी जाम में फंस जाती हैं। उसके कारण लोग जो हैं जान अपनी हाथ धो बैठते हैं। जैसे एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस, अब वो खड़ी है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ड्राइवर्स की लापरवाही या आप कह सकते हैं जो साइन और सिंबल्स हैं उनकी समझ में आप जो है इग्नोरेंस दिखाएं जो कि रोड के अलॉन्ग लगाते हैं, इससे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल और बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो डेथ रेट इंडिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार जो विक्टिम है एक्सीडेंट का वो जो है इनवैलिड हो जाता है परमानेंटली। इंसिडेंसेस जो न्यूज़पेपर में आप देखते ही हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स को लेकर बताए जाते हैं और वो खास तौर से किसके द्वारा? जो माइनर्स होते हैं जब वो गाड़ी चला रहे हैं। माइनर्स यानी जब आपकी जो एक रिस्ट्रिक्टेड एज है कि इसके बाद आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, उनसे कम एज के जो लोग जब ड्राइव करते हैं। हाईवेज पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं क्योंकि जो बड़ी बड़ी व्हीकलर ट्रैफिक है या उनके कारण या फिर जो स्पीड होती है व्हीकल्स की वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं होती। ओवरटेक करना है, आगे निकलना है, इससे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। और खास तौर से जो रेलवे क्रॉसिंग होती है जहां पर कोई ऐसा नहीं होता कि जो जैसे रेल आ रही है तो उसका सिग्नल है कि आप बंद कर दें, अनमैन्ड होते हैं, उसके कारण भी जो है लोग ये देख रहे होते हैं कि ट्रेन पास में आ रही है फिर भी गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो है एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हैवी ट्रैफिक जो है उसके कारण टाइम और फ्यूल दोनों की बर्बादी होती है। अगर समय रहते सही इफेक्ट्स या स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे, एडवांस प्लानिंग नहीं करी जाए ट्रैफिक मैनेजमेंट की या डेडिकेशन पूरा नहीं दिखाया जाए उनको ऑब्जर्व करने का, तो ऐसे में जो रिस्क हैं लाइव्स के वो पक्का खतरे में आ सकते हैं आने वाले दिनों में। इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या करना चाहिए? ऐसे सबर्बन टाउनशिप्स जो हैं, लार्ज सिटीज जो हैं, उनके किनारे आप बसाएं, कनेक्ट करें उनको पूरी तरह से। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वहां पर प्रोवाइड करें। सेपरेट ट्रैक्स बनाने चाहिए पेडेस्ट्रियंस के लिए और साइक्लिस्ट के लिए। एंक्रोचमेंट्स जो हैं उनको रोड से हटा देना चाहिए, यानी अतिक्रमण जो कर लेते हैं। व्हीकल्स जो हैं जो बहुत हल्की स्पीड पे चल रही हैं या जो व्हीकल्स इंसानों द्वारा जानवरों द्वारा खींची जा रही हैं, उनको खास तौर से बैन करना चाहिए पीक आवर्स पे। इंफॉर्मेशन जो भी ट्रैफिक रूल से संबंधित है उसे कन्वे करना चाहिए सिटीजन्स को, आइदर एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू।
जो लोग अपने जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही टाइम पे, उनको जो है कारपूल अरेंज करना चाहिए बजाय इंडिविजुअल व्हीकल्स के जाने के। जो डिगिंग और रिपेयरिंग का काम चल रहा है रोड्स के अलोंग, उसको इमीडिएटली कंप्लीट करना चाहिए। ट्रेडिशन जो है वो डेवलप होना चाहिए कि वो जो है कोई भी प्रोसेशन जो है, यानी जुलूस निकाल रहे हैं, चाहे मैरिज हो प्रोसेशन हो, रिलीजियस प्रोसेशन हो, वो ऐसे पीक टाइम पर हो जब उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, या जो पीक आवर्स है ट्रैफिक के वो नहीं होते। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जैसे एक्सप्रेस हाईवेज, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स या आपकी बाईपास रोड्स, ये सब डेवलप होनी चाहिए। हर इंसान जो जॉब पे जा रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर लगाएं ड्राइव करते हुए। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए ड्राइवर्स के लिए, खासतौर से जो ड्रंक होते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, या बिना जैसे कहते हैं रोक टोक के इर्द गिर्द गाड़ी चलाते हैं, या जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं। ड्राइवर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आरसी बुक, पीयूसी सर्टिफिकेट, और क्या कहते हैं जो भी जरूरत से पेपर्स है व्हीकल के वो होने चाहिए। फिक्स नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज जो करी जा सके आरटीओ के द्वारा वही इस्तेमाल करें। फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए गाड़ी के अंदर। अपनी व्हीकल जो है एक स्पेसिफिक लेन में चलाएं। ड्राइवर जो है वो साइड मिरर्स का इस्तेमाल करे, अपनी अटेंशन पूरी की उधर ड्राइविंग पे रखे। ड्राइव करे व्हीकल्स को जब उसको ये देख ले कि हाँ सारे डोर्स जो है वो प्रॉपरली उसके लॉक्ड हैं। अपनी गाड़ी को रोकने से पहले पार्किंग लाइट जो है वो जला दें। डिपर उसका इस्तेमाल करें रात में, ताकि कन्वेंस हो सके जो छोटी व्हीकल्स हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए। शूज पहने जब आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। व्हीकल्स जो स्लो स्पीड पे जा रही हैं उनको हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलना चाहिए रोड के, और अगर आपको ओवरटेक भी करना है व्हीकल तो हमेशा उसको राइट साइड से ओवरटेक करें। अब है क्या नहीं करना चाहिए। वॉयलेट नहीं करें ट्रैफिक रूल्स। ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स का है वो हमेशा या तो रात के समय हो या बिल्कुल सुबह सुबह। आप ट्रांसपोर्ट मत करिए बहुत सारे पैसेंजर्स को, जितना लिमिट और वेट है उसके ज्यादा। कभी भी स्पॉइल मत करिए या खराब मत करिए इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स को या साइंस को या सिंबल्स को रोड पर। ये खास तौर से व्हीकल ड्राइवर्स के लिए होते हैं। कोई भी डिजाइन जो है व्हीकल की उसको बदलिए मत, जैसे ऑल्टर मत करिए। सेलफोन्स का इस्तेमाल मत करिए जब आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव मत करिए ऐसी व्हीकल जब तक आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी या हेलमेट नहीं पहन रखा। एक पेडेस्ट्रियन जो कि रेल क्रॉस कर रहा हो या रोड क्रॉस कर रहा है उसको ईयरफोन्स या सेलफोन्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बहस में मत पड़िए लोगों के साथ जो लोग खास तौर से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को और उनके इंस्ट्रक्शंस को लेकर। गार्जियंस अपने माइनर चिल्ड्रन को अलाउ ना करें कि वो जो है व्हीकल्स ड्राइव करें। इससे जो है ये वैसे भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। मॉब को ज्वाइन मत करें अपनी एक वो होती ना क्यूरियोसिटी के कारण, और जो रिलीफ और सेफ्टी वर्क है इंसिडेंट की जगह पर उसको बाधित ना करें। व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें जो कि बहुत पुरानी है, जिनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। हमेशा म्यूजिकल हॉर्न जो है उसको ना लगाएं। हॉर्न्स जो कि साउंड एक इतनी ज्यादा एमिट करते हैं, जो एक डेसिबल लेवल परमिट किया गया है भाई इससे ऊंची सा आवाज नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा तेज और म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स ना लगाएं हॉर्न के तौर पे। डोर्स को बीच में ना खोलें ड्राइविंग करते वक्त। ड्राइवर्स ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट ना करें नाइट के टाइम पे भी, या जब ट्रैफिक ना के बराबर हो। बच्चों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो रोड्स पर खेलें या उन एरिया पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है। और ड्राइवर जो है वो ड्रग्स या लिकर को कंज्यूम करने के बाद ड्राइव ना करें। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या होते हैं डिजास्टर्स के ह्यूमन लाइफ में। डिजास्टर से हर एक को परेशानी होती है, और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को पड़ता है पुअर पे, अंडर प्रिविलेज लोगों पे। ये जो इफेक्ट डिजास्टर्स के इनको 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया जा सकता है। इफेक्ट्स फिजिकल फीचर्स पर, ह्यूमन लाइफ पर, इकोनॉमी पर और सोशल इफेक्ट। इफेक्ट जो फिजिकल फीचर्स पे है, बहुत ज्यादा हैवी डैमेज या टोटल लॉस मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज ये बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं और इनको एकदम से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड का नुकसान बाढ़ आने के कारण, ये भी एक ऐसा लॉस है जो काफी लंबे के समय के बाद जो है उसकी भरपाई हो पाती है। ह्यूमन लाइफ पे देखें
तो ज्यादातर लोगों की जो मारे जाते हैं डिजास्टर के कारण या हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, हेल्थ जो है कॉमन सिटीजन की वो डिटोरिएट होने लगती है, खराब होने लगती है। जो लोग अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्परेट होते हैं। इसीलिए उनको इस ट्रॉमा से निकालना बहुत मुश्किल होता है। कई सारे जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं या जो एल्डरली लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड से फील करते हैं जब उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है। उनकी हैबिलिटेशन को जो है बहुत ज्यादा दोबारा से कहना चाहिए इंटेंसिव इफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और लोगों को कई सारी मुश्किलें जो है वो फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमी पर असर आता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो कैपिटल है उसको जो है एक तरह से क्रिएट करना पड़ता है ताकि डिजास्टर के बाद राहत का बचाव का कार्य किया जा सके। ये रूटीन डेवलपमेंट वर्क को प्रभावित करता है। कैपिटल की कमी के कारण जो कंप्लीशन है प्रोजेक्ट्स के वो डिले हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ने लग जाती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जो क्या कहते हैं जब तक वो दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं होते। इकोनॉमी जो है वो डिजास्टर की वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया की कमजोर पड़ जाती है। फिर आता है सोशल इफेक्ट्स जो डिजास्टर की है। माइग्रेशन या लोगों का जाना वो भी काफी हद तक असर डालता है सोशल स्ट्रक्चर पर, उस इलाके के जो डिजास्टर से प्रभावित हुए थे। सोशल फेस्टिवल्स, पब्लिक सेलिब्रेशन सब अनइंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब पहले के मुकाबले। कई साल लग जाते हैं उस ओरिजिनल चार्म को रिस्टोर करने में। और खास तौर से ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी कमजोर पड़ जाती हैं क्योंकि सोशल नेटवर्क में चेंज आ जाता है। फाइनली आता है रिहैबिलिटेशन डिजास्टर के बाद। डिजास्टर का जो समय होता है सबसे पहले उसके बाद क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर मुआवजा या रिलीफ देना और फाइनली दोबारा से बसाना, जो कि डिफर करता है जैसे जैसा जैसा डिजास्टर होता है उसके अकॉर्डिंग। कई बिल्डिंग्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराना, अर्थक्वेक के बाद, फ्लड के बाद, साइक्लोन के बाद, नई एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना सूखे के बाद, या प्रावधान फार्म इम्प्लीमेंट्स का, ये सब जो है करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। वायरल एपिडेमिक्स होती है उसमें प्रोग्राम्स मास एजुकेशन के, पब्लिक अवेयरनेस के वो अरेंज करने पड़ते हैं सेफ्टी के लिए। फ्यूचर में ऐसा जब हो तो उसके लिए पहले लोगों को जानकारी। रिहैबिलिटेशन वर्क जो है वो कई सारे जो बाधाएं होती हैं उसके बाद किया जाता है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं मेनली वही डैमेज हो जाती हैं। अब आपको बहुत मुश्किल है एक फैमिली को रिहैबिलिटेट करना जहां पर सिर्फ एक या दो सर्वाइवर बच्चे हैं। अगर सर्विसेज जो साइकेट्रिस्ट की है वो ना प्रोवाइड करी जाए टाइमली उन लोगों को जो ट्रॉमा में है, जिन्होंने डिजास्टर देखा है, तो उसके बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव हो सकते हैं या नतीजे हो सकते हैं। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, खासतौर से उन सर्वाइवर्स के लिए जो परमानेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन वर्क जो है डिजास्टर के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है और इसको फुलफिल तभी किया जा सकता है जब आप प्रॉपर प्लानिंग करें और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करें। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो।